वॉइस ओवर आईपी भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है। वॉइस ओवर आईपी में क्या होता है, डेफिनेशन इसकी लिखे। वॉइस ओवर VoIP systems VoIP systems bypass the need for VoIP systems bypass the need for bypass the need for cost of bypass the need for cost of regular telephone service ठीक है। VoIP पे कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है कि VoIP क्या है। ठीक है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। VoIP systems bypass the need for the cost of regular telephone service by using the company's internal network by using the company's internal network to send and receive phone calls. To send and receive phone calls. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखे। VoIP transmits the sound of your voice. सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये सेकंड लाइन, जी जी। सेकंड लाइन है VoIP transmits the sound of your voice. VoIP transmits the sound of your voice. जिसके पास बुक है वो पेज 259 पर रेफर कर सकता है। VoIP transmits the sound of your voice over a computer network using the internet protocol rather than sending the signal over traditional phone wires. सर एडिशनल के बाद दोबारा बताइएगा। सॉरी, कहां से कह रही है? एडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल फोन वायर्स, नॉर्मली क्या होता था कि फोन वायर्स पे हम तमाम कम्युनिकेशन कर रहे होते थे ना। टेलीफोन के अंदर क्या होता था, टेलीफोन की जो सर्विस थी वो कहलाती थी POTS, पोर्ट्स के नाम से। ठीक है, जो हम टेलीफोन सर्विस यूज करते थे वो पोर्ट्स के नाम से यूज होती थी, POTS, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। ठीक है, हम वो कहते थे कि पोर्ट्स के नाम से हम यूज करते हैं POTS। ठीक है, तो VoIP क्या हो गया कि अब जितनी भी कम्युनिकेशन अपडेट होगी हम कहते हैं वॉइस ओवर IP है। मतलब आपके पास एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है और आप ट्रेडिशनल फोन वायर्स उस तरीके से यूज नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली आप कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट की वर्ल्ड के अंदर है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आपकी साउंड कैरी हो रही होती है, और हमें वो पुरानी सर्विसेज यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जो पुरानी सर्किटरी थी वो अब हम यूज नहीं करते, अब हम काफी अपडेट हो गए उसके हवाले से। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी, इजियर डेटा बैकअप। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इजियर डेटा बैकअप। ठीक है, नेटवर्क होने की वजह से क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि डेटा खुद एक एसेट है। आजकल जो है ना, सबसे ज्यादा अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो डेटा इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट कंसिडर होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है वो अपना जितना भी डेटा है उसका प्रॉपर तरीके से बैकअप रखें अपने पास। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि हम जितना भी है किसी पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस पे शेयर कर सकते हैं। मतलब हमने डेट सर्वर पे उसकी एक कॉपी स्टोर कर ली, जैसा अक्सर होता है ना कि आप अपने मोबाइल नंबर्स वगैरह, आजकल की टेक्नोलॉजी आप देखें तो आप ऑनलाइन बहुत सारी जगह पर अपने जो है वो डेटा को सेव कर रहे होते हैं। जैसे हमने बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपको ये नहीं पता कि आप किस जगह पर, किस सर्वर में दुनिया में डेटा स्टोर कर रहे हैं, पर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के सर्वर पर, क्योंकि एट अ टाइम मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोग कनेक्टेड होते हैं। उन सब का डेटा देखें आप मैनेज हो रहा होता है, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वीडियोस आप अपलोड कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें जारी होती हैं। इसी तरीके से नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि सर्वर पर भी उनकी एक कॉपी रहे। ठीक है, मतलब बैकअप रहे उनके डेटा का। सर्वर पर ना भी रहे तो अगर उनके अपने कंप्यूटर में इतनी कैपेसिटी होती है तो अक्लमंद लोग यही करते हैं कि डेटा अपना
बैकअप में रखते हैं, जैसे टेलीफोन नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसका बैकअप रखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो आपको पता है कि यार अगर मसला हो जाएगा तो उस सूरत में आप बैकअप रख लेते हैं उनका पहले से। जैसे सेटअप की फाइल्स अक्सर आप देखें सॉफ्टवेयर की आप अपने पास अलग से मेंटेन करके रखते हैं, उनको डिलीट नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कल को अगर क्रैश हो जाती है कोई एप्लीकेशन या किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप आसानी से उसका बैकअप लेकर यूज कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो एक ये भी इसका फायदा होता है। तो ये 4 इसके समझ लीजिए यूजेस है नेटवर्क्स के कि क्या बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाएं। नेक्स्ट हेडिंग है पेज नंबर 260 पर, जिसके पास बुक है। ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें 2 बेसिक कैटेगरीज हम कंसिडर करते हैं। एक तो आपके पास आ जाएगी लैन आ जाएगी और एक वैन आ जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। 2 बेसिक कैटेगरीज हम इसमें कंसिडर करते हैं। वैसे तो मैंने आपको शायद पहले बताया था कि मैन भी होती है, इस तरीके से कैन भी होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, वो भी कैटेगरीज होती है, पर वो अब इतनी कंसिडर नहीं होती। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो हम 2 को ही कंसिडर करते हैं, या लैन लेते हैं या फिर हम बोलते हैं कि वैन है वो। ठीक है, तो लैन क्या होता है? लैन में आपके पास समझ लें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम कहते हैं कि वो लैन है। वो एक बिल्डिंग भी हो सकती है, बहुत करीब करीब की 2-3 बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो सारी आपकी लैन के अंदर आ जाती है। ठीक है, अगर वैसे डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? अ लोकल एरिया नेटवर्क a local area network is a data communication system consisting of several devices consisting of several devices such as computers and printers. अच्छा, ये 2 पिक्चर मैंने सेंड किए, देखें ये सबको मिल गई है? यस सर, वो वैन की मिल गई है।
वैन की मिल गई और लैन की? नहीं सर, सिर्फ एक ही मिली है। अच्छा, आधी होगी फिर अभी। ये असली है, किसने लिख दिया असली है? वैन के बाद लैन की मिल गई। सर हमने आपस में शेयर कर ली है ग्रुप में। दोनों पिक्चर्स? यस यस जी सर। सर। बस ठीक है, चले। सही है। ठीक है, अब इसी को अगर आप रेफर करें ना पिक्चर को 1 मिनट के लिए सिर्फ, बारी बारी दोनों पिक्चर्स को जरा रेफर करें आप, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा थी और इसमें अक्सर शॉर्ट नोट आ जाता है। इतनी ज्यादा जो है ना डेफिनेशन तो है नहीं जो हम शॉर्ट करके ले लें, इस वजह से मैंने आपको पूरा टेक्स्ट भेज दिया है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो ये आपको डिफाइन कर रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। मतलब जो कंप्यूटर्स एक फिजिकल एरिया के अंदर महदूद होते हैं, ठीक है, मतलब एक समझ लें किसी बिल्डिंग के अंदर या बहुत सारी करीब करीब की बिल्डिंग है उसके अंदर महदूद होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो एक लैन फॉर्म हो गया। ठीक है, नॉर्मली जब हम घर के अंदर भी 2-3 पीसी यूज कर रहे हैं आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक लैन बन जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप अपने कंप्यूटर की नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करने का ऑप्शन होता है। आप कनेक्ट करके वायरिंग वगैरह करके केबलिंग करके और आसानी से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को आपस में। ठीक है, अब तो खैर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइसेस भी आ गई हैं, वो आप कनेक्ट कर लें तो ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू ही बहुत सारा डेटा जो है आपके पास वैसे ही कंप्यूटर पर आ जाता है। ठीक है, तो लैन में और वैन में फर्क क्या होता है? लैन और वैन में जो बेसिक फर्क होता है ना वो डिस्टेंसिंग का होता है, डिस्टेंस का। जब हम कहते हैं कि बहुत सारे लैंड आपस में कनेक्टेड है एक बहुत बड़े एरिया के अंदर, तो वो बेसिकली एक वैन बन जाता है। ठीक है, मतलब आप एक सिटी में लोकेटेड हैं और आपका काम किसी और सिटी के अंदर है, बहुत दूर है, तो उस केस में नॉर्मली ये होता है कि हम बोलते हैं कि वो एक वैन बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। आपकी जो रीच है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दुनिया भर में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वैन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं बहुत सारे लैंस के साथ। ठीक है, तो वो ओवरऑल जो है आपको ये नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन इनके अंदर जो है वो जियोग्राफिकल स्प्रेड की वजह से आती है। बाकी जो है हमारे पास मेंशन तो इसमें कैन भी है, कैंपस एरिया नेटवर्क है, फिर मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, पर वो भी स्पेस के हिसाब से। मतलब हम कैंपस की बात करेंगे किसी सेटअप के तो हम बोलेंगे कि यार वो आपस में कनेक्टेड है, उसके डिफरेंट कैंपस, वो कैन बन गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसी एरिया के अंदर, उसी सिटी के अंदर हम बोल देंगे वो कनेक्टेड है आपस में, तो वो जो है वो आपका मैन बन गया। ठीक है, पर ये अब इतने टर्मिनोलॉजीज कैन और मैन की यूज नहीं होती है। नॉर्मली जो हम मूव करते हैं मेजर टाइप्स वो लैन और वैन ही कंसिडर होती है। ठीक है, इसी के अंदर मतलब नेटवर्क्स में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्क्स में हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट आता है। ठीक है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। सर समझ नहीं आया। भाई देखें, ये दो बेसिक टाइप्स होगी नेटवर्क्स की, लैन और वैन। जी। इसके बाद
इंट्रानेट्स और एक्स्ट्रानेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। उसको आप टाइप्स में ना लें, अभी टाइप्स में ना लें, ये आपके पास अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप कंपेयर करें इंट्रानेट्स को एक्स्ट्रानेट्स के साथ, या इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। ठीक है, तो मैं इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट की एक ब्रीफ से डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखें। ठीक है, एक तो सबसे पहले हमारा इंटरनेट होता है, मतलब दुनिया भर में जो यूज हो रहा है, जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, लोग बात कर रहे हैं, ये सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। सही है। अगर हम ये बोलते हैं कि कंपनी के अंदर उसका अपना इंटरनल वर्जन जो हम यूज कर रहे हैं वो कहलाता है इंट्रानेट, अगर वो कंपनी के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, किसके लिए होता है इंटरनेट? ज्यादातर लोकल जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, और जो कुछ उसी के अंदर मजीद आपके कनेक्टेड लोग होते हैं, उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, वो इंटरनेट कहलाता है। डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं, द कंपनीज इंटरनल वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड एन इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की डेफिनेशन लेंगे तो द कंपनीज इंटरनल वर्जन ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, द कंपनीज इंटरनल वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड एन इंट्रानेट। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। The company's internal version of the internet is called an intranet. ठीक है, कंपनी के अपने एम्प्लॉयज के लिए जो सर्विस प्रोवाइडेड होती है, जो इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं या जो एक्सेस कर रहे होते हैं, उनके लिए लिमिटेड होता है, वो बेसिकली इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट में हम ये भी कह सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, ऑनलाइन जो हमारे पास होते हैं, जो हम वैसे फिजिकली बुलेटिन बोर्ड यूज करते हैं नोटिस के लिए, हम ऑनलाइन जो है वो बुलेटिन बोर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज वो यूज कर रहे हैं, वो तमाम जो है वो इंटरनेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग के आपके एम्प्लॉयज उसके अंदर मौजूद है, कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनके लिए वही जो है इंटरनेट का वर्जन या वही पार्ट जो है वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें, डेफिनेशन की नेक्स्ट लाइन लिखे, एन इंट्रानेट and intranet uses the same web server नाश्ता software दे दो यार। सर एन इंटरनेट। ठीक है, लिखिए, एन इंटरनेट यूजेस द सेम वेब सर्वर सॉफ्टवेयर that gives the public access to websites सर ये कौन से पेज नंबर पे? page number 261। मेरे पास बुक है। सर पब्लिक के बाद बताइएगा। public access to websites over the internet।
ठीक है, इसी की नेक्स्ट लाइन लिखे, एन इंट्रानेट लिमिट्स एक्सेस टू एम्प्लॉइज an intranet limits access to employees and contractors सर एम्प्लॉय के बाद बताइएगा। employees and contractors having ongoing business, employees and contractors having ongoing business with the company. ठीक है, इसके बाद एक डेफिनेशन लिखे एक्स्ट्रानेट की। ठीक है, ये इंट्रानेट की थी, अब एक्स्ट्रानेट की लिखे। ठीक है, an extranet is a partially accessible internal company website for authorized users सर वेबसाइट के बाद for authorized users physically located outside the organization. ठीक है, for authorized users physically located outside the company या organization. ठीक है, अब इसमें फर्क क्या होता है? इंटरनेट हमने बात की कि कंपनी का अपना इंटरनल नेटवर्क होता है और वही लोग यूज कर रहे होते हैं जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। ठीक है,
उन्हीं के पास उसका एक्सेस होता है। और अगर हम जैसे हम कहते हैं भाई वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, मतलब हम घर से काम करना चाह रहे हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कंपनी की वेबसाइट एक्सेस करनी है, कंपनी का इंटरनेट एक्सेस करना है, ईमेल एक्सेस करनी है, तो बाहर के वो लोग, कंपनी के बाहर के वो लोग जिनको हम परमिशन देंगे कि भाई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारी फैसिलिटीज, उस केस में हम बोलेंगे कि वो एक्स्ट्रा नेट है। 2 मिनट रुकिएगा, बस आसान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। इंटरव्यू में मार्क्स दे देगा सर? हाँ हाँ दे दूंगा यार, पहले आसान होने दो। सर बगैर असाइनमेंट के मार्क्स दीजिएगा। चुप करवाने का फायदा क्या हुआ यार, बातें कर रहे हो। अजान के लिए इसलिए खामोश करवाया था कि अजान के टाइम खामोश रहता है बंदा, बातें नहीं करता, ठीक है। किसने बात की थी अजान के टाइम? जैन। जहन की इस बात से ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक दफा ना दो दोस्त दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहे होते हैं, तीन दोस्त जो है दरिया के किनारे नमाज पढ़ रहे होते हैं। एक सर दरिया अब में हमारी इशारा करता है। सर अब हमारी तरफ अजान हो रही है। अरे भाई ये तो चलो हमारी तरफ रुक जाओ कुछ नहीं होता, 1 मिनट रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पहले सबकी तरफ अजान हो जाए फिर बाद में बात करेंगे। मेरी साइड पर पड़ेगा। अजान हो चुकी है सर। 1 मिनट रुक जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। हो गई अब? हो रही है अभी, हो रही है, हो रही है। सर आपने जो मुझे अभी भेजा ना, वो आपने प्राइवेट में भेजा था, मैंने एवरीवन में शेयर कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। होगी जैन अभी अजान? कहाँ चला गया जैन? खुद अजान देने चले गए क्या? 2 मिनट रुके, हो रही है। आवाज भी आ रही होगी सर आपको? हाँ सर हो रही है। तो फिर नमाज के बाद ही क्लास ले लेते सर। हाँ नमाज भी तो पढ़नी है, सबसे पहले नमाज पढ़नी है।
क्या हो गया, इंसानों के बीच में कौन आ गया? सब वो जैन के पीछे से अजान की आवाज कम, कुत्तों की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हो गया था ना, हाँ सर एंड कुत्तों की आवाज ऑन की हुई है। सर वो कुत्ते नीचे भौंक रहे हैं ना, वो जैन गली नीचे में वो बैठा हुआ है। नहीं नहीं, वो घर में ही हूँ लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं। 3 दोस्त जो होते हैं ना, नमाज पढ़ रहे होते हैं दरिया के किनारे। सर अब वो हो रही है, रुक जाए, दुआ हो रही है। नमाज ही पढ़कर आ जाओ तुम। सर इग्नोर कर रहा है सर, आपको काट रहा है ये। सर नहीं सर, सर दुआ हो रही है, दुआ तो मांग ले पहले, अजान नहीं, दुआ नहीं अच्छा मांगेंगे। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं, खामोश हो जाओ। ये देख अब दोबारा हो गई। नहीं हाँ बस होगी यार जो हमने सर, वो 3 दोस्तों का बताओ। कंटिन्यू करें सर। अरे 3 दोस्त। अच्छा कंटिन्यू करो, छोड़ो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, 3 दोस्त पहले सुन लो, नमाज पढ़ रहे थे दरिया के किनारे। एक ने इशारा किया दरिया में, बोला देखो वो बड़ी सी मछली, उसने इशारा किया। दूसरे ने कहा नमाज में बातें नहीं करते। तीसरे ने कहा शुक्र है मैं नहीं बोला। ठीक है, तुम्हारा ये हिसाब है। अजान के लिए मैंने रोका उसी के बीच अच्छा में। जोक अच्छा जोक था। सर क्या जोक मारा सर। सही है यार, अब इतना भी अच्छा नहीं था। इतना नहीं, ऐसा नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें अच्छे। अच्छा सर ठीक है, आपने जो इंटरनेट। मारा सर दिल पे सर अब एक सेकंड सुनो। एक्स्ट्रानेट की ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने बात की थी शुरू में कि डिफरेंट हम स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह। ये सब तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू आउट। हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, और कंपनी के जितने भी लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि उनको कम्युनिकेट करना होता है आपके साथ रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो थ्रू ईमेल है, चाहे आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो आप जिन लोगों को कंपनी के थ्रू अलाउ करते हैं कि भाई वो आपके साथ कनेक्टेड हो, या वो इंफॉर्मेशन ले सके कंपनी के नेटवर्क से, या कुछ डाउनलोड कर सके या अपलोड कर सके, या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, वो आउटसाइडर्स जब आपके साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक एक्स्ट्रा नेट फॉर्म कर दिया उनको अलाउ करते हुए। ठीक है, उनको जब हम अलाउ करते हैं आउटसाइडर्स को, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं हमारे काम से, उनको जब हम परमिशन देते हैं, क्योंकि वो बाहर के लोग होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, तो उस कैपेसिटी में हम कहते हैं कि हमने एक एक्स्ट्रा नेट फॉर्म किया। अगर कंपनी के अंदर ही के लोग होते हैं, वहीं के एम्प्लॉयज होते हैं, वहीं के जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर्स आकर काम कर रहे होते हैं, वही सारे लोग होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो जब फैसिलिटीज यूज कर रहे होते हैं, या वो जो इंटरनेट का पार्ट हमारे साथ यूज कर रहे होते हैं, कंपनी का ईमेल हो या चाहे कोई भी इस तरीके की फैसिलिटी हो, वेबसाइट वगैरह, तो वो इंट्रानेट होता है। तो ये फर्क होता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज आएंगे। ठीक है, एक सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स है, एक सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स है, और एक पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। ठीक है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है जब हम नेटवर्क स्ट्रक्चर करते हैं या नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो 2 मैकेनिज्म्स के तहत उसको बना सकते हैं, या हम सर्वर बेस्ड बना सकते हैं या पीयर टू पीयर बना सकते हैं। वो हमारी मर्जी होती है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को शेयर करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप को सेंट्रलाइज रखना चाह रहे हैं, या हम सेंट्रलाइज नहीं रखना चाह रहे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सेंट्रलाइज
अगर हम कंप्यूटर्स की एग्जांपल ना लें, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज होती है जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करती है। मतलब एक हेड होता है, एक ओनर होता है, वही डिसीजंस ले रहा होता है और वो तमाम लोगों को नीचे फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको मैंने आपको कहा था कि लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि वो सेट होल्ड कंपनीज है। मतलब उसका एक हेड होता है, एक सेट होता है, वो काम कर रहा होता है, वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पर मैंने आपको शायद पहले बताया था कि अब वो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, इतना मकबूल नहीं है वो स्ट्रक्चर। अब हम जो है वो सेंट्रलाइज की जगह डिसेंट्रलाइज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, पर वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, कंपनी के काम के हिसाब से होता है। अगर नेटवर्क्स की बात करेंगे तो बहुत सारी जगह पर हमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल लोकेशन पर रखनी जरूरी होती है, वहीं से लोगों को हम चाह रहे होते हैं कि एक्सेस दें। ठीक है, सबके पास वो सेम लेवल पर शेयर ना हो। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क में होता क्या है कि डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होते हैं, NODES, डिफरेंट नोड्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं, या एक या उससे ज्यादा सर्वर होते हैं। ठीक है, अब नोड क्या होता है? सबसे पहले आप नोड की डेफिनेशन लिखिए कि नोड क्या होता है। सही, कौन से पेज नंबर? पेज नंबर है 262। सर NODE वाला या NOTE वाला? NODE। D for डड्डू। डी फॉर डड्डू। सर अब अजान हो रही दोबारा। अरे बस हो गई, हमने अपना फरीजा पूरा कर लिया। सर पूरी दुनिया में, ब्राजील में भी हो रही होगी। माशाल्लाह हमारे घर की तरफ 3-4 मस्जिद है ना, इसलिए हर मस्जिद का एहतराम। हर किसी ने अपनी मस्जिद अलग बनाई हुई है यहाँ पे, काफी सारे फिरके हैं। ऐसे तो दो असर बार तक वेट करना पड़ेगा। पूरे दिन सर, ऐसे तो पूरे दिन। ठीक है, नोड की डेफिनेशन लिखे। अ नोड इज अ प्रोसेसिंग लोकेशन। A node is a processing location that can be a computer. That can be a computer or some other device such as a network printer. सर बस कर दे, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। चाय कहाँ पी थी फिर? किसी और के सर घर में? चाय तो जब आँख खुली तब पीती सर। आँख भी कितने 10 सर बजे दोबारा खुली थी। रिपीट कीजिएगा। और सम अदर डिवाइस। देखिए, a node is a processing location that can be a computer or some other device such as a network printer. नेटवर्क। बस सर थक गए सर। नहीं, ये टॉपिक एंड होने दो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बस ये सर, टॉपिक enough खत्म सर हो। एक बात बताएं, प्रिंटर जी। लैन कैसे हुआ? सॉरी, प्रिंटर जो है वो लैन कैसे हुआ? प्रिंटर लैन कैसे हुआ मतलब? वो लोकल एरिया नेटवर्क में प्रिंटर कैसे आया? लोकल एरिया नेटवर्क में आपने सर्वर के राइट्स दे दिए प्रिंटर को। अब कोई प्रिंट करना चाहेगा, मिसाल है, तो वो सर्वर के थ्रू भी प्रिंट कर सकता है, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकता है। जरूरी नहीं होता आप हर डेस्कटॉप पे एक प्रिंटर दे दें, सस्ता वाला डेस्कटॉप दे दें। हर जो कंप्यूटर है एम्प्लॉइज के पास, उनको एक अलग अलग से आप दे फिर दें तो वो कि भाई अब फिर तो वो स्कैनर वगैरह भी तो जो होता है वो भी तो हो सकता है ना। वो तो हमारी मर्जी है ना भाई। प्रिंटर तो मेन चीज होती है ना। अब आप साथ स्कैनर दे दें, कॉपियर दे दें, 25,000 वाला दे दें उसको। अब वो तो आपकी मर्जी होती है ना। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, वो थोड़ी वेट करेगा कि सर्वर से मेरा प्रिंट आउट निकलेगा। हो सकता है कि भाई उसको आप अलग से अच्छा सा प्रिंटर वैसे ही दे दें।
ठीक है, प्रिंटर से वही मतलब होता है कि आपके पास तमाम चीजें उसके अंदर फैसिलिटीज 3 in 1 जैसे आजकल आ रहा है, फोटोकॉपियर भी है, स्कैनर भी है, वो आपकी मर्जी है क्या कनेक्टिविटी देते हैं। ठीक है, किस लेवल की नाम लिखा हुआ था ना, तो मुझे लगा कि वो सिर्फ प्रिंटर को ही नोट किया इसलिए। नहीं, वो तो डिवाइसेस अब बहुत अपडेटेड है, तमाम फैसिलिटीज आपको एक पे मिल जाती है, बस ये नुकसान होता है कि खराब जल्दी हो जाता है वो। मतलब वो प्रिंटर वाली क्वालिटी अगर 3 फैसिलिटीज दे रहा होता है ना, तो ज्यादातर यही होता है कि इस तरह की 3 in 1 डिवाइसेस जल्दी खराब होने का चांस होता है। ठीक है सर, आपने नाश्ता कर लिया? अबे हाँ भाई, यहाँ पे तो सुबह सुबह हो जाता है। सर, क्या अंडे खाए आपने? अंडा अंडे। ठीक है, कंटिन्यू करें। इसके सर, बाद लिख के नोड की डेफिनेशन लिख लिया आपने? ठीक है, नोड की डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये सर्वर, फाइल सर्वर भी हो सकता है, एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क सर्वर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये क्या काम कर रहा होगा। ठीक है, सर्वर को एक्सेस करने की आप राइट्स देते हैं कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, किस कैपेसिटी में एक्सेस कर सकता है, और कौन सी इंफॉर्मेशन उससे एक्सचेंज हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भाई ये फाइल चाहिए या ये चीज इस तरीके से करनी है, तो वो उसके थ्रू पास होकर जाती है। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू करें, लिखे अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सर ये नोट क्या आगे ही है? हाँ, ये कनेक्ट, नोड तो अलग से मैंने लिखवाई ना, कि अगर आप नोड समझना चाहे, नोड क्या होता है, मतलब एक सर्वर के साथ बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। मतलब कंप्यूटर को भी हम नोड कहते हैं, प्रिंटर कनेक्टेड होगा वो भी एक नोड है। मतलब समझ लिया, जो टर्मिनल, जो पॉइंट्स कनेक्टेड है सर्वर के साथ, वो सारे नोड्स हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है? इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, in a client server network, individual computers सर ये डेफिनेशन कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 262। In a client server network, individual computers share the processing share the processing and storage workload। सर के बुक से बता रहे हैं। जी, and storage workload with a central server। ठीक है, एंड स्टोरेज वर्कलोड विद अ सेंट्रल सर्वर, जो हमने बात की थी कि एक सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, ज्यादा स्टोरेज, ज्यादा मेमोरी, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला, और उसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट बाकी
जितनी भी आपके पास ये टूल होती हैं जैसे डिवाइसेस कह लें, वो सारी कनेक्टेड होती हैं, सही है। हर नोड का अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा, मतलब हर डेस्कटॉप कंप्यूटर, हर क्लाइंट जो कनेक्टेड होगा उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, सर्वर साइड का सॉफ्टवेयर जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क क्या एक तरीका है कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे डेटाबेस की अगर आप एग्जांपल लें, डेटाबेस आप यूज करना चाह रहे होते हैं तो डेटाबेस नेटवर्क सर्वर पर आप स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप डिफरेंट कंप्यूटर्स जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, नोड्स कह लें, वर्क स्टेशन जितने भी कनेक्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका क्लाइंट पोर्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डेटाबेस से उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो सर्वर को क्वेरी भेजेंगे, सर्वर डेटाबेस सर्च करेगा और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो वापस कंप्यूटर को भेज देगा। तो क्लाइंट्स क्या होता है कि सर्वर के थ्रू समझ लें अपना रूट बना रहे होते हैं। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है, अगर डेटाबेस की बात करें या किसी और इन्फॉर्मेशन की भी बात करें या कोई फैसिलिटी यूज करने की बात करें, वो तमाम सर्वर के थ्रू डायरेक्ट होती है, ठीक है। मतलब कुछ पार्ट जो है कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होगा डेटाबेस के केस में, कुछ पार्ट जो है वो यूजर के पास होगा, बाकी मेन जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी डेटाबेस की या तमाम स्टोरेज होगी वो सर्वर पर होगी, और वहां से वो उसको एक्सेस कर कर या यूज कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर सर्च करेगा और वो इन्फॉर्मेशन उनको रिटर्न वापस कर देगा। तो ये डीबीएमएस के केस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के केस में एक कॉमन एप्लीकेशन है क्लाइंट सर्वर की, ठीक है। और सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताई थी वो पीयर टू पीयर है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि पीयर टू पीयर में हम वर्क ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कि जितने भी नोड्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप सेम लेवल की होती है, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर उन पे यूज हो रहा होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। इसमें ये ब्रीफ सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पीयर टू पीयर की, कि ऑल नोड्स ऑन द नेटवर्क, all nodes on the network have equal relationship, सर स्टार्ट से बोल रहे हैं। all nodes on the network, all nodes on the network have equal relationship to all others, to all others, and all have similar and all have similar types of software and all have similar types of software that support the sharing of resources. That support the sharing of resources. Next line लिखे, each node has access, each node has access to at least some of the resources
सर आज के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बस एंड है, एंड है, एंड है। थक गए सुबह से उठे हुए, आंखें अब आंखें बंद हो जाए। कुछ नहीं होता, बिल्कुल बंद ना हो जाए बस। टू एटलीस्ट सम ऑफ द रिसोर्सेज on all other nodes. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है पीयर टू पीयर लेवल होता है, तो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल कॉपी भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं उसके साथ। और अक्सर जो सॉफ्टवेयर होता है नॉर्मली जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जैसे विंडोज एक्सपी वगैरह पहले हम करते थे, अभी विंडोज की लेटेस्ट एडिशन आ गई, ये तमाम जो है ये क्लाइंट साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो आसानी से उसकी वजह से आप पीयर टू पीयर लेवल पर काम कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम काफी होता है, वो काम कर जाता है आपका। ठीक है, बहुत होता है वो। ठीक है, इसकी बस लास्ट लाइन लिख लें आप। इसकी लास्ट लाइन लिख लें, विद पीयर टू पीयर नेटवर्क्स with peer-to-peer networks, access is controlled on the local computer by the user सर कंट्रोल के बाद रिपीट कीजिएगा। controlled on the local computer controlled on the local computer by the user setting passwords by the user setting passwords on shared folders and printers by the user setting passwords on shared folders and printers। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप आपस में कोई फाइल एक्सचेंज करना चाह रहे होते हैं, हो सकता है कि एक यूजर दूसरे को इस तरीके से ना देना चाह रहा हो, कोई ना कोई पासवर्ड रखा हो, तो वो जब दूसरे यूजर से रिक्वेस्ट करेगा तो वो पासवर्ड के थ्रू ही उसको ओपन कर सकता है। तो ये एक फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है कि भाई आप एक्सेस तो ले लें शेयर्ड रिसोर्स का, या कोई भी रिसोर्स आपस में शेयर कर लें जो दूसरे के कंप्यूटर पर है, पर अगर आपको फाइल ओपन करनी होगी तो हो सकता है कि हर जितने भी 100 कंप्यूटर कनेक्टेड है 100 को ना देना चाह रहा हो, तो वो इस वजह से उस पर पासवर्ड रख देगा, जो उससे रिक्वेस्ट करेगा वो उसको उसके हिसाब से दे देगा। ठीक है, और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो आपके कंप्यूटर पे ज्यादा जगह ले रही होती हैं, या ज्यादा पावर ले रही होती हैं, ज्यादा मेमोरी ले रही होती हैं, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब दूसरे जो नोड्स होते हैं, दूसरे कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं, उनको वो एप्लीकेशंस ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपकी मशीन पे या आपके कंप्यूटर पे जो वर्कलोड होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है,
तो वो जो पावर ले रही होती है एप्लीकेशन या बहुत ज्यादा इस तरीके की होती हैं, तो वो दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने से आपकी अपनी मशीन पे लोड कम हो जाता है। ठीक है, ये भी इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर एंड अगर हाँ बस एंड है आज के लिए। ठीक है, मिड टर्म का मैंने उनसे डिस्कस किया था, अभी मुझे कुछ फाइनल नहीं बताया, तो जैसे ही बताते हैं तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर सर पहले ही इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज, 2-3 दिन पहले नहीं बताइए, कम से कम 1 हफ्ते पहले बताइए। जी जी बता दूंगा, टॉपिक्स भी बता दूंगा। ठीक है, चले सही है सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।